हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यतिन क्लासेस। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसके अंदर मैं पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के आप लोगों को एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। किस टाइप के एमसीक्यू आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं सारे एमसीक्यू को, टॉप 50 क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें सारे एमसीक्यू का जो आपका फोबिया है वो खत्म होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बेटा, आप लोगों के सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहले तो देख के ही लग रहा है कि बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड दिख रहा है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब सीधी सी बात आ गई कि बीओपी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, सपोज दैट बीओटी ऑफ अ नेशन एग्जिबिट अ डेफिसिट ऑफ 50,000 करोड़। बेटा पहले तो बीओटी का फॉर्मूला देखो। बीओटी का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये कह रहा है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स करके जो बीओटी आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 50,000 करोड़। डेफिसिट इसका मतलब माइनस में है। द इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम आर 5 टाइम ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट एक्स है, तो ये कितना हो गया? 5x। क्लियर हुआ यहां तक? x माइनस 5x, और यहाँ पे अब क्या आ गया? 50,000 रुपए। ठीक है, x माइनस 5x करूंगा तो ये कितना आ गया? माइनस का 4x, और इधर आ गया आपका 50,000 माइनस का। ठीक है, यहाँ पे मैं x को रख लेता हूँ, यहाँ पे 50,000 डिवाइडेड बाय 4, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसे काटेंगे तो ये आएगा 12,500। देखना कहीं पे आंसर है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अभी आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एडीएएस वाले से। कल ही मैंने पूरी की पूरी न्यूमेरिकल की जो वीडियो डाली थी उसमें सारी चीजें गिवन थी। कह रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेटा के को बोलते हैं। के की वैल्यू क्या है? 4 है। और डिस सेविंग कितना है? -60। मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। स्टार्टिंग में जो सेविंग के लिए ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है वो 60 होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेविंग फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो, आप लोगों को सेविंग फंक्शन पता है कि सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? -a+1 माइनस बी वाई। ठीक है, ये 1 माइनस बी क्या है? ये 1 माइनस बी आपका एम्पियर्स है। अगर आपको ए मिल जाए, सेविंग इज इक्वल्स टू माइनस ए इज -60 प्लस 1 माइनस बी। बी निकालना पड़ेगा। के का फॉर्मूला 1 अपॉन एमपीएस। के कितना है? 4 अपॉन 1 अपॉन एमपीएस। तो हम यहाँ पे एमपीएस को लेके आ जाते हैं। एमपीएस इज इक्वल्स टू 1/4। तो एमपीएस की वैल्यू आ गई बेटा मेरी 0.25। क्लियर? सेविंग फंक्शन बना दूं। माइनस ए दे रखा है कितना? माइनस का 60 प्लस 1 माइनस बी कितना है? 0.25y। देखना कोई आंसर है ऐसा? -60 प्लस 0.25y। सिंपल सा आंसर हो गया आप लोगों का सॉल्व। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट बाय हाउसहोल्ड अंडर कीन्सियन इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। कह रहा है कि जो आप लोगों का खर्चा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो किस किस का कॉम्बिनेशन होता है। कह रहा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट या इंड्यूस्ड कंजम्पशन, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन। अब देखो ध्यान से समझो, कंजम्पशन की बात कर रहा है बेटा। ठीक है, कंजम्पशन की बात कर रहा है। कंजम्पशन का फंक्शन क्या था? याद करो, ए प्लस बी वाई। ठीक है, ए का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और बी वाई का मतलब एमपीसी इंटू इनकम। जितना एमपीसी चेंज होता रहेगा, इनकम चेंज होती रहेगी, आपका कंजम्पशन भी चेंज होता रहेगा। और जब कुछ चीज चेंज हो रही हो, सेम ना रहे, उसे बोलते हैं बेटा इंड्यूस्ड। तो ये इंड्यूस्ड क्या है? ये इंड्यूस्ड है कंजम्पशन। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन इज योर टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखना कोई सा पॉइंट आ रहा है? ये रहा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। फिर जिसने वीडियोस देखी होंगी ना पूरी की पूरी, उसे दिक्कत नहीं होनी एमसीक्यू के अंदर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप लोगों को पहले जाके ना उनको क्लियर कर लो। आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, अभी मैं 50 मार्क्स वाली सीरीज भी आप लोगों की लेके आ रहा हूँ। जल्दी करते हैं उसके ऊपर भी वर्क। ठीक है, कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन इज ट्रू। अब ये दे रखा है, इसको तो मेरे को सोचना भी नहीं पड़ेगा। एमपीसी प्लस एमपीएस की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1। देखो कहीं पे है ऑप्शन, एमपीसी प्लस एमपीएस की वैल्यू क्या है? 1। सिंपल सा क्वेश्चन, एक नंबर के अंदर। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे कह रहा है फॉर अ गिवन कंजम्पशन फंक्शन। बड़े सारे क्वेश्चन देख रहे हो, एडीएस से निकल के आ रहे हैं। तो एडीएस से निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टी की फंक्शन दे रखा है 205 प्लस 0.9y द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आपको पता है बेटा के का एक फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी। ये जो 0.9 है ये एमपीसी है, मुझे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो 1/1 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 1/0.10। कट करूंगा तो आंसर आ गया 10। देखना कहीं पे है 10, ये रहा 10.0। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एक एक मिनट के अंदर आंसर सॉल्व होते जाएंगे अगर आप लोगों ने अच्छे से ये सारे वैल्यूज या सारे की सारी वीडियोस को कवर किया हुआ है। आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो, यहां से हमें कन्वर्जन देखना है। नेट को ग्रॉस बनाना है। नेट छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है।
छोटे को बड़ा बनाना है प्लस डेप्रिसिएशन सही है। एनपी यहाँ पे डी आ गया। नेशनल को डोमेस्टिक के लिए प्लस एनएफआईए माइनस एनएफआईए होना था यहाँ पे, ठीक है? पर ये एनएफआईए है नहीं तो ये वाला तो ऑप्शन ही गलत हो जाता है। एनएन सेम है, नेशनल को डोमेस्टिक के लिए एनएफआईए चाहिए तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एनएफआईए नहीं मिला। जीजी सेम है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए प्लस एनएफआईए होता है, ये बिल्कुल ठीक है। पीएमपी पीएमपी ठीक है, तो मेरा सी वाला आंसर आ गया। आपको पता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी दे रखा है और इधर जीडीपी एमपी दे रखा है। अब देखो अगर आप देखोगे बेटा ये और ये तीनों में से दोनों में सेम है। डिफरेंस किसका आ रहा है? डी और एन का। डी इज डोमेस्टिक, डोमेस्टिक को नेशनल, छोटे को बड़ा बनाना है प्लस एन एफ आई ए करना पड़ता है और यही वाला आंसर होगा, तो इसका सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो जी, असर्शन एंड रीजन का आ गया। वेरी गुड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। कह रहा है बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम द वैल्यू ऑफ एपीसी इज ग्रेटर देन 1। देखो सिंपल सी बात समझना, जहां पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल होते हैं इसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ये आप लोगों को बात पता है। जहां इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, इससे पहले क्या होता है? इससे पहले इनकम जीरो होती है और कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है? और जहां कंजम्पशन कुछ ज्यादा है और इनकम है कम, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन वाई। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये है 50 और ये आपकी हो गई इनकम 10, काटोगे तो आंसर क्या आ रहा है? 5। मतलब एपीसी की वैल्यू मोर देन 1 चल रही है। कह रहा है कि क्या ब्रेक इवन से पहुंचने से पहले एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है? बिल्कुल सही बात है, पहला असर्शन तो ठीक है। क्लियर? रीजन देखते हैं। द एपीसी इज द रेशियो ऑफ द टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। कह रहा है कि टोटल कंजम्पशन टोटल इनकम का क्या है? ये एक रेशियो होता है। ये भी बिल्कुल बात सही है, तो दोनों की दोनों सही है और इसी को ये कह रहा है कि एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो ऊपर क्या मांगा? ब्रेक इवन से पहले, ब्रेक इवन से पहले कंजम्पशन ज्यादा होती है, इनकम ज्यादा होती है, इनकम कम होती है, इस वजह से एपीसी ज्यादा आता है। तो क्या ये सेकंड पॉइंट इसको पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा है? बेटा क्यों ज्यादा होती है? बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये तो कोई इन्होंने बात करी नहीं। दोनों चीजें सही हैं बट रीजन इज नॉट द करेक्ट आंसर ऑफ ए। तो देख लेते हैं, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्या कह रहा है? गिफ्ट एंड रेमिटेंस सेंट अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ बीओपी। अब देखो गिफ्ट, गिफ्ट कौन से उसमें आते हैं? यूनिलेटरल में, ठीक है? यूनिलेटरल मतलब सिंगल साइडेड। कौन से अकाउंट में आता है? करंट अकाउंट। आप भेज रहे हो, आपके यहां से जा रहा है, पैसा जा रहा है मान के चलो, तो कौन सी साइड में आएगा? डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है? पैसा आएगा और क्रेडिट साइड जाएगा तो डेबिट साइड। देखना इसमें है कोई सा ऑप्शन? क्रेडिट ऑफ कैपिटल ये नहीं होगा, डेबिट ऑफ कैपिटल, क्रेडिट ऑफ करंट भी नहीं होगा, डेबिट ऑफ करंट, लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है? आगे देखते क्या कह रहा है। A situation in which an able-bodied person is not willing to work at the existing wage rate। कह रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन एम्प्लॉयमेंट की जिसके अंदर एक बंदा है, उसके पास वर्क अवेलेबल है बट ही डजंट वांट टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। फॉर एग्जांपल मान के चलो भाई मेरे को 5,000 रुपए की नौकरी मिलती है, ठीक है? अब मैंने ले ली, इतनी सारी पढ़ाई कर ली, मैं 5,000 की नौकरी नहीं करूंगा, अपनी इच्छा से बेरोजगार हूँ, काम मिल रहा है बट मैं काम करना नहीं चाह रहा। इसको क्या बोलते हैं? अपनी इच्छा से बेरोजगारी, मतलब वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देखना इसमें है कोई ऑप्शन वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का? ये है। चलो इसको भी बता देता हूँ। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जितने लोग काम करना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, उनको काम मिल गया, उसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उनको अगर जॉब मिल जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट। जॉब मिल रही है बट खुद से काम नहीं करना चाह रहे, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब बंदा कह रहा है मुझे 5,000 की भी नौकरी मिल जाए, मैं करने के लिए तैयार हूं, बट उसे अब काम नहीं मिल रहा, इसे बोलते हैं इनवॉलेंटरी, अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है, ठीक है? और लास्ट आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड का मतलब होता है कि एक जगह पे 5 लोगों की जरूरत है और वहां पे घर के 10 लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्रीकल्चर लैंड, इस एग्रीकल्चर लैंड पे ना 5 जनों से काम चल सकता है, बट घर के अंदर 10 लोग हैं, 10 के 10 लोग इस पे काम कर रहे हैं। कहने के लिए तो सब एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं बट ये जो एक्स्ट्रा 5 लोग बैठे हुए हैं ना, ये बेरोजगार ही कहलाएंगे। दिस इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? ये चारों एम्प्लॉयमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है? इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत बहुत ज्यादा चांस है। अगला क्वेश्चन कहता है सरप्लस इन बीओपी रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ। सरप्लस जो आता है बीओपी के अंदर वो किसकी वजह से आता है? देखो जब भी क्रेडिट साइड बीओपी की ज्यादा होगी किससे? डेबिट साइड से। मतलब रिसीट साइड आर मोर देन पेमेंट साइड, ऑटोमेटिकली सरप्लस आ जाएगा। बट इन्होंने कुछ बात कही है, ऑटोनोमस पेमेंट ओवर ऑटोनोमस रिसीट। अगर पेमेंट ज्यादा होगी और रिसीट कम होगी तो बेटा डेफिसिट आएगा। इन्होंने क्या मांगा है? सरप्लस। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑटोनोमस रिसीट ओवर ऑटोनोमस पेमेंट,
सिंपल सा डी ऑप्शन आता है। ठीक है? जहाँ रिसीट ज़्यादा होंगी ना, पैसा ज़्यादा आ रहा है, वहाँ सरप्लस में जाओगे, जहाँ पेमेंट जा रही है, वहाँ पे नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे करंट अकाउंट ओवर ऑटोनॉमस रिसीट ये भी नहीं बनेगा, कैपिटल अकाउंट क्योंकि बीओपी में तो दोनों आते हैं ना, इसने आंसर ही किसका पूछा है? बीओपी का। अगर ये करंट अकाउंट पूछता तब मैं उन दोनों ऑप्शन को देखता, मेरे को सीधा-सीधा यही दिखाई दे रहा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। सरप्लस इन बीओपी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी ये दे रखा है और इन्वेस्टमेंट 400 दे रखा है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था के का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी। और के फॉर्मूले फटाफट से रिवाइज करवा दूं 1 एमपीएस। और के का फॉर्मूला के इज इक्वल टू 1 सॉरी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। ये तीन फॉर्मूले होते हैं बेटा, इनको ध्यान रखना। यहाँ पे जो 0.75 है ना, इसको एमपीसी बोलते हैं बेटा। ठीक है? इसको अगर एमपीसी बोलेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करूंगा? के का फॉर्मूला 1/1 माइनस 0.75। एमपीसी को ले लिया, 1/0.25 कट किया तो आंसर आ गया 4। दैट इज योर आंसर। ठीक है? क्लियर हुआ यहां तक? आगे बढ़े। चलिए अगला देखो क्या कह रहा है। सपोज द बीओटी ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी शोज अ फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है बेटा, बीओटी निकलता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। यहाँ तक आप लोगों को पता ही है। अब कह रहा है कि ये फेवरेबल है। फेवरेबल मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक्सपोर्ट है 100 और इंपोर्ट है 80, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है 20। मतलब अगर आंसर पॉजिटिव आता है ये फेवरेबल है। ठीक है जी, फेवरेबल है। कितने का है? 500 करोड़ का। मैंने कहा ठीक है। द वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मतलब दिखने वाली चीजें, समझ रहे हो? एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो दिखने वाली चीजों का मतलब गुड्स का हो रहा है। कितने का है? 1200 करोड़ का। और ट्रांसफर पेमेंट साथ 400 करोड़। ठीक है, कर लेते हैं फटाफट से। तो 1200 करोड़ रुपए आपके आ गया किसका? 1200 करोड़ रुपए आ गए आप लोगों के एक्सपोर्ट के। और इंपोर्ट कितना है? इंपोर्ट है 0। सर क्या ये 400 करोड़ नहीं लेंगे? बेटा ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट नहीं इंक्लूड होती है। ठीक है, ध्यान रखना। ओनली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहा है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितना है? 1200। इसको यहाँ लेके आ जाऊंगा और यहाँ पे 0 क्या है? इंपोर्ट है। इंपोर्ट को यहाँ ले आता हूँ तो आंसर आ गया 700 करोड़। देखो कहीं पे है क्या? ठीक है, अगर आप ये 400 लेते ना तब भी आंसर आ रहा होता। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, किन किन चीजों को नहीं लेना, पर ये तभी होंगे जब आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके होंगे। चलो जी, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आया। फ्रॉम द गिवन आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर चूज करना है। ठीक है, पॉइंट पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओल्ड एज पेंशन। क्या प्रॉपर्टी से जो पैसा आता है ओल्ड एज पेंशन है? पहला तो वैसे ही गलत हो गया। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट, जो मालिक है उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट दिखाई दे रहा है। सेकंड मैं क्यों बढ़ूँ आगे वाले पे? चलो पढ़ लो फिर भी। मिक्स्ड इनकम, रेंट फ्री अकोमोडेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, ये तो है नहीं, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है। मिक्स्ड इनकम का है नहीं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इंटरेस्ट, ये ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, ये भी नहीं है। अगर आप लोगों को नेशनल इनकम याद होगा, फॉर्मूला मैंने करवाए थे उसमें, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। देखना ओनली बी है कहीं पे, बी का सेकंड। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज एन अमालगमेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, इट इज अ हाइब्रिड। पहली पॉइंट तो बिल्कुल सही बोल रहा है। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज आल्सो नोन एज हाइब्रिड सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग को हाइब्रिड भी बोलते हैं, मैंने बताया ना हाइब्रिड है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। लिखा है कहीं पे स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। की पॉइंट क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखना क्या क्वेश्चन कह रहा है। इरफान A student borrows 80,000 to finance his college fees. उसने लोन लिया इरफान ने कितने रुपए का? 80,000 का अपनी कॉलेज की फीस देने के लिए। He plans to begin repaying the loan 6 months after his graduation. उसने कहा जैसे ग्रेजुएशन खत्म होगी 6 महीने बाद मैं उसे रीपे कर दूंगा। मेकिंग पेमेंट ओवर स्पैन ऑफ 10 years. 10 साल का टाइम ले रहा है और 10 साल के बाद वो कह रहा है कि लोन 10 साल के अंदर चुका देना। वो कह रहा है कि जैसी ग्रेजुएशन खत्म होगी मैं पेमेंट कर दूंगा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बेस्ड ऑन द अबाउट टेक्स्ट आइडेंटिफाई द इंडिकेटेड फंक्शन। मैंने बताया था जहां पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जहां लोन इजी हो जाता है, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखना कहीं पे है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये ऑप्शन। मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक माध्यम का काम करता है। यूनिट ऑफ अकाउंट एक्सचेंज रेशियो मिल जाती है। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू आप कमोडिटीज को स्टोर करना मुश्किल होता है, मनी को स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट क्या कहता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इजी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं बेटा? आसान हो जाते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है एडीएस का। देखो क्या कह रहे हैं। सपोज द सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक एन इंटरसेप्ट एट अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ 50 करोड़। ये डायग्राम बनाया। कह रहा है सेविंग कर्व ना यहाँ -50 से स्टार्ट हो रहा है, -50। तो ये जो -50 है इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसी की वजह से तो सेविंग नेगेटिव जाता है। तो ये आ गया आपका -50। ठीक है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन इकोनॉमी 20% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज सेव। जब भी इनकम इंक्रीज हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, सेव हो रही हो, कंज्यूम हो रही हो, इसको एमपीसी या एमपीएस बोलते हैं। तो यहाँ एमपीएस दे दिया बेटा 0.2, 20% का मतलब 0.2। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई इन द लाइट ऑफ अबव कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ के का फॉर्मूला 1 अपॉन एमपीएस, 1 अपॉन 0.2 काटोगे आंसर कितना आ गया 5, देखना कहीं पे है, एज सिंपल एज दैट। बट ये क्लियर कब होगा, जब आप लोग पीछे वाली वीडियो जाके देखोगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज द वैल्यू ऑफ एपीसी इज 0.8। एपीसी की वैल्यू है बेटा 0.8। ठीक है जी, एक बार मुझे फॉर्मूला बता दोगे एपीसी का, सर इधर लिख देते हैं। ठीक है जी, लिख दिया आप लोगों ने। चलो, नेशनल इनकम कितने की है, 4,000 करोड़ की। द वैल्यू ऑफ सेविंग, किसकी मांगी है, सेविंग की। अब देखो ध्यान से समझना एक चीज, आपको पता है इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, खर्चा प्लस सेविंग। ठीक है, सेविंग इज इक्वल टू क्या हो गया, इनकम माइनस खर्चा। ठीक, अब सेविंग निकालने के लिए मेरे को ये दोनों पता होने चाहिए। मेरे को वाई तो पता है, मैं अगर इस फॉर्मूले को पुट कर लूंगा मेरे को सी पता चल जाएगा। एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई होता है। ठीक है, 0.8 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वाई, कितना दे रखा है 4,000। 4,000 को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3200। तो सी की वैल्यू आ गई 3200। वाई इज इक्वल टू क्या था, सी प्लस एस, एस इज इक्वल टू क्या था, वाई माइनस सी। तो मैं अगर एस को निकालना हो तो 4,000 में से किसको माइनस कर दूंगा, 3200 को। तो मेरा आंसर कितना निकल के आ जाएगा बेटा, 800 करोड़। देखना कहीं पे है 800 करोड़, एज सिंपल एज दैट। ये वो सारे क्वेश्चन है जो आपके पिछले एग्जाम से पूछे जा चुके 4-5 सालों के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। क्वेश्चन देखो, बैंक का आ गया एक, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कॉमर्शियल बैंक के तौर पे समझना है कि कौन सा इसमें से सही है। डिपॉजिट रिसीव्ड आर लायबिलिटी फॉर कॉमर्शियल बैंक। बेटा अगर मैं पैसा जाके जमा करता हूँ बैंक के पास, मेरे लिए तो असेट हो गया, बैंक के लिए क्या हो चुकी है वो, लायबिलिटी। बिल्कुल सही है पहला पॉइंट। दूसरा, दे आर क्रिएटर ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, ये भी बिल्कुल सही है, वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं ना मार्केट के अंदर। मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था बैंकिंग का, कॉमर्शियल बैंक का, कि दे क्रिएट मनी इन द मार्केट, क्रेडिट इन द मार्केट। ठीक है, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, बिल्कुल सही बात है। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, आरबीआई के बिहाफ पे नहीं करते। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है कहीं पे, तीनों के तीनों पॉइंट स्टार्टिंग वाले सही है। ये आरबीआई के बिहाफ पे क्यों डिपॉजिट लेंगे, आरबीआई खुद भी तो बैंक है, वो अपने पैसे खुद जमा करेगा, इन्हीं के पास आएगा करवाने। चलो जी नेक्स्ट देखो, इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ रुपीज 600 करोड़ एंड इम्पोर्ट गुड्स वर्थ रुपीज 450 करोड़, वैल्यू ऑफ बीओटी ऑफ द कंट्री वुड बी। ठीक है, वैल्यू ऑफ बीओटी बताना है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है बीओटी का, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट बताओ कितने का है, 600 का, इम्पोर्ट कितने का है, 450 का। आंसर प्लस में आ रहा है, मतलब फेवरेबल आ रहा है। डेफिसिट है नहीं, सरप्लस है, कितने का, 150 का, 150 का सरप्लस, आंसर आ गया बी। ठीक, आगे बढ़े। आगे देखो क्वेश्चन दे रहा है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से कंपेयर करो और करेक्ट पेयर बताओ, इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, जीएसटी, भाई बिल्कुल गलत बात है। जीएसटी होता ही टैक्स है, कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहला पॉइंट गलत। इनडायरेक्ट टैक्स फ्री राइडर है। फ्री राइडर कौन होते हैं, फ्री राइडर वो होते हैं, अगर याद हो आपको नेशनल इनकम में पढ़ाया था सर्कुलर फ्लो में, फ्री राइडर्स वो होते हैं जो प्राइवेट, वो पब्लिक गुड्स वाला होता है ना, ये प्राइवेट गुड्स पब्लिक गुड्स सबके लिए अवेलेबल है, जहाँ पे पैसा देना होता है पर वो पैसा पे नहीं करते। ठीक है, वो उसका फायदा उठा रहे होते हैं, इसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, हर कोई फायदा उठा रहा है पैसा नहीं दे रहा, उसको फ्री राइडर बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ी फ्री राइडर है, हर किसी को देना पड़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है बोरोइंग। बेटा आप बोरोइंग कर रहे हो, बोरोइंग कर रहे हो, पैसा आ रहा है या जा रहा है, पैसा तो आ रहा है, तो कैपिटल रिसीट हो सकती थी, एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। ठीक है, रिसीट होगी। प्राइवेट गुड्स राइवलरियस इन नेचर, लो जी 3 पॉइंट। अब ये कैसे समझ में आएगा, जाओ फटाफट वीडियो देखो नेशनल इनकम वाली, अपने आप समझ में आएगा। तो डी का फोर्थ ही है, क्लियर हो गया। प्राइवेट गुड्स कौन से होते हैं, जो इसका पैसा देगा, बेनिफिट उसी को मिलेगा। ठीक है, आपको घूमने के लिए जाना है, किसी पार्क के अंदर जाना है जहां पे फीस लग रही है, जो फीस देगा, जो टिकट लेगा वही तो अंदर जाएगा, तो राइवलरियस हो गया अपने आप ही, हर किसी को थोड़ी मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट का। अंडर डैश्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ कंट्री डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू इंटरफेयर। याद करो, फिक्स्ड में सब कुछ गवर्नमेंट का, फ्लेक्सिबल में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं, और मैनेज फ्लोटिंग में दोनों का रोल है, गवर्नमेंट का भी और मार्केट का भी। तो ऐसा कौन सा था इन तीनों के अंदर जिसके अंदर गवर्नमेंट का रोल नहीं है, सेकंड वाला। सेकंड वाला कौन सा है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का दूसरा नाम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। देखना कहीं पे फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग लिखा हुआ है, सेकंड वाला। मैं क्यों देखूं बाकी के, तो मेरे को सीधा आंसर ही पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम।
मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। याद करो जल्दी से, अभी मनी के चैप्टर में पिछली वीडियो में ही डाला है। मनी सप्लाई मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। जीएनपी कैन बी ग्रेटर देन जीडीपी इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अब बेटा टू सेक्टर इकोनॉमी में देखो कौन आता है, हाउस होल्ड और फर्म। ठीक है, अब एक बार कन्वर्जन करके देख लो। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी। जीपी जीपी सेम है। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या प्लस करना पड़ेगा? एनएफआईए। अब एक बात ध्यान से समझो, एनएफआईए किससे आता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। टू सेक्टर इकोनॉमी में कहीं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे रखा है? कहीं भी नहीं है ना। दो सेक्टर और कौन कौन से रह गए? एक गवर्नमेंट और एक रह गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू सेक्टर में है ही नहीं, तो क्या जीडीपी जीएनपी पे कोई फर्क पड़ेगा? जो जीडीपी रहेगा वही जीएनपी रहेगा। पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाती है कि जीडीपी या जीएनपी ज्यादा रहेगा जीडीपी से। इन टू सेक्टर इकोनॉमी में कोई मतलब ही नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अब इस बात है भाई, जब विदेशियों से कोई लेना देना ही नहीं है तो वो तो जीरो ही रहने वाला है ना। सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, तो आंसर आपका बी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट, ट्रेड सरप्लस में अराइज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ नेशन बिकॉज ऑफ। ट्रेड सरप्लस, ठीक है, ट्रेड की बात कर रहा है। ट्रेड का मतलब किसकी बात कर रहा है? बीओटी की। अब बीओटी को समझो, बीओटी कैसे आता था? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रख दो, ट्रेड सरप्लस जो है वो बीओपी में कब आ रहा है? बिकॉज ऑफ राइज इन एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी टू जापान। आपने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया जापान की तरफ, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सरप्लस आ जाएगा। मेरे को तो पहले ही पॉइंट सही लग गया। फॉल इन इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट कम होगा तो भी सरप्लस होगा। ठीक है, ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, देखो पॉइंट समझ रहे हो? सर्विसेज की बात आ गई। ट्रेड में कौन आता है बेटा? ट्रेड में आते हैं ओनली गुड्स। इसने गुड्स की ही तो बात करी है। ये देखो ट्रेड सरप्लस, ये पॉइंट ध्यान रखना है। पॉइंट ये भी सही होता अगर ये ट्रेड की बात नहीं करता, बट ये वाला पॉइंट गलत। फॉल इन एक्सपोर्ट ये भी गलत हो गया। राइज इन रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, इसका तो यूनिलेटरल का कोई मतलब ही नहीं। तो पहला ही पॉइंट आप लोगों का सही होगा। नेक्स्ट देखो, सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द रिजर्व रेशियो फ्रॉम 10% टू 25%, कीपिंग द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट कांस्टेंट एट 1000 करोड़। द अमाउंट ऑफ टोटल मनी क्रिएशन वुड बी। कितना टोटल मनी जो है वो क्रिएट हुई? अब देखो, पहले 10% था, अब कितना है? 25%। ध्यान से समझना, जब 25% है तो मेरे को 25 से मतलब होना चाहिए ना। इन्होंने डिफरेंस तो पूछा नहीं है, इन्होंने बताया कि अब कितनी टोटल क्रिएशन है। आपको मैंने एक डिपॉजिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बताया था, 1/LRR। तो 1/0.25 करूंगा तो आंसर आ गया 4। मतलब जितना इनिशियल डिपॉजिट हुआ था ना उसका 4 गुना कर देना। तो उसका 4 गुना करते हैं, 1000 का 4 टाइम करते हैं, तो 4 टाइम के हिसाब से आंसर कितना आ रहा है बेटा? 4000 करोड़। है कहीं पे आंसर? टोटल मनी क्रिएशन कितना होगा? 4000 करोड़ रुपए का। क्लियर हो गया? ये वाला आंसर, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एग्जिबिट्स द प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम। देखो, कंजम्पशन फंक्शन को कह रहा है सी, और डिस्पोजेबल इनकम किसको बोलते हैं? वाई। कह रहा है इनके बीच में प्रोपोर्शनल रिलेशन जो दिखाता है। बेटा जब प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है ना तो सी इक्वल टू हो जाता है बी वाई। यहाँ पे ए का कोई रोल नहीं रहता ऑटोनोमस कंजम्पशन का। तो कह रहा है ऐसा कौन सी सिचुएशन है इसके अंदर से जो प्रोपोर्शनल फंक्शन दिखा रहा होता है? तो बेटा जब एमपीसी की वैल्यू 1 है तो इसमें कोई प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं दिखा रहा। एमपीसी की वैल्यू एपीसी के इक्वल होगी तभी यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिलेशन आएगा। बेटा इस पॉइंट को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिलेशन जो है वो किसके अंदर आएगा आप लोगों का? जब एमपीसी और एपीसी एक दूसरे के क्या रहेंगे? इक्वल। प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब समझ के चलना। प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब क्या होता है? सी का फंक्शन क्या होता है? ए प्लस बी वाई। ठीक है, बट अगर प्रोपोर्शनल रहेगा तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओनली डी वाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इकोनॉमी ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कैन बी डिटरमाइंड। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कहाँ होता है? जब वाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? सी। तो इन्होंने कहा एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, सेविंग इज इक्वल टू जीरो। जब इनकम कंजम्पशन के इक्वल होगी, सेविंग जीरो। यही मैं बार बार बता रहा हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट। 2 पॉइंट मिल गए, सेकंड थर्ड है कहीं पे? ये एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डैश अकाउंट ऑफ बीओपी रिफ्लेक्ट द नेट चेंजेस इन फाइनेंशियल क्लेम ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कौन सा अकाउंट है बीओपी का जो रिफ्लेक्ट करता है नेट चेंजेस इन द फाइनेंशियल क्लेम्स। फाइनेंशियल क्लेम्स का मतलब आ गया बोरोइंग वगैरह।
ठीक है? बोरोइंग हो गया, इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गई, तो फाइनेंस से रिलेटेड जो है। कौन सा अकाउंट है जो बताता है? कैपिटल अकाउंट, सिंपल। अब ये क्लियर तभी होंगे जब आप लोगों ने बीओपी को अच्छे से देख रखा होगा। और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है आप लोगों के सामने, ठीक है? इसको मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी इट इज नोन दैट एपीएस इज 0.4। एपीएस की वैल्यू दे रखी है बेटा, ठीक है? एक इनकम दे रखा है और एक तरफ आपका कंजम्पशन दे रखा है, ठीक है? फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/एमपीएस, या फिर के की वैल्यू होती है 1/1 माइनस एमपीसी। अब देखो, ना तो आपको एमपीएस दे रखा, ना ही आपको एमपीसी दे रखा। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा? एपीएस। कहां तक दिमाग निकालोगे? एपीएस का फॉर्मूला है एस अपॉन वाई। पहले मैं वाई की वैल्यू निकाल लूं, या एच वाई तो दे रखा है, एस की वैल्यू निकाल लेता हूं कितना आ रहा है इस लेवल ऑफ इनकम। इस लेवल ऑफ इनकम पे अगर मैं बात करूं, तो इनकम लेवल कितना था बेटा? 100 करोड़ का। और एपीएस कितना था? 0.4। तो यहाँ पे रख लेता हूँ 0.4 इज इक्वल टू सेविंग अपॉन 100 करोड़। सेविंग की वैल्यू कितनी आ गई? 40 करोड़। यहाँ तक क्लियर? अब बात करते हैं वाई के फॉर्मूले की। वाई का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस एस, ठीक है? वाई का फॉर्मूला अगर सी प्लस एस है, तो सी इज इक्वल टू वाई माइनस एस हो जाएगा। कंजम्पशन निकल के आ गया आपका बेटा, 100 में से 40 गया, 60 करोड़। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अगर आपको ये 60 मिल गया, सी पहले कितना था बेटा? पहले था ऑटोनोमस कंजम्पशन 10 करोड़ का। ऑटोनोमस कंजम्पशन पहले था 10 करोड़ का, उसके बाद हो गया 60 करोड़ का। कितने से चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है बेटा 50 करोड़। इनकम कितने से चेंज हो रही थी? 100 करोड़ से। क्योंकि ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये इनकम लेवल 0 होगी तभी तो हुआ होगा। और 100 करोड़ पे ये 60 हो गया, और सेविंग यहाँ पे कितनी हो चुकी है? 40 हो चुकी है। आ रहा है समझ में? ये 50/100 करूंगा तो एमपीसी की वैल्यू पता चल गई 0.5। के का फॉर्मूला 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 0.5, 1/0.5 वुड बी 2। देखो के का फॉर्मूले में कहीं 2 है आंसर, इज द आंसर। ठीक है? ट्रिकी क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट लगाओगे तो अपने आप ही क्लियर होता चला जाता है। ठीक है? एक क्वेश्चन देखते हैं अगला। एपीसी रिप्रेजेंट द चेंज इन टोटल इनकम। बेटा पहला ही कम कर दिया इसने बात ही। एपीसी बताता है सी अपॉन वाई, चेंज इन थोड़ी बताता है, चेंज इन तो एमपीसी बताता है। तो इसने चेंज बोला तो मैंने तो पहली स्टेटमेंट पहली गलत कर दी। व्हेन इनकम चेंजेस, चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर एक्सीड द चेंज इन इनकम। अब ध्यान से समझना, कह रहा है जब इनकम चेंज होती है, जब इनकम चेंज होती है, तो मान के चलो इनकम थी 0 से 100 हुई, 100 से 200 हुई, तो कह रहा है जो कंजम्पशन है ना, वो 50 से, मान के चलते हैं 100 हो गया, 100 से 150 हो गया। कह रहा है ऐसा कभी नहीं होगा कि वो ज्यादा हो जाए। समझ रहे हो? जितनी इनकम चेंज हो रही है 100 रुपए की हो रही है, और इससे ज्यादा चला जाए 150 रुपए का खर्चा। ठीक, ऐसा स्टार्टिंग में हो सकता है, पर ये बाद में नहीं होता, क्योंकि एमपीसी की वैल्यू ना, वो 0 से 1 के बीच में घूमती है। एमपीसी की वैल्यू 0 से 1 मतलब या तो पूरा का पूरा खर्च कर दोगे, बट ऐसा नहीं होगा कि आपकी इनकम चेंज हो रही है 100 रुपए से, आप खर्चा कर रहे हो चेंज में 150 रुपए से। ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं अगर मान के चलो कि 100 रुपए मेरे को और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और मैं अब खर्चा करने जा रहा हूँ 150 का एक्स्ट्रा। मैं पागल थोड़ी ना हूँ। ठीक है? तो कह रहा है कि दूसरी वाली, कह रहा है कि पॉइंट क्या कह रहा था? चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर एक्सीड द चेंज इन इनकम। सेकंड पॉइंट आप लोगों का क्या है? बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लग रहा है। सपोज इन एन इकोनॉमी देयर एग्जिस्ट एन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मतलब आ गया आई, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। इंडिपेंडेंट है, ठीक है? Graphically, the autonomous investment curve would be independent, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, कितनी भी है। इकोनॉमी में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। आपको पता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो बिल्कुल सेम रहती है। इनकम कितनी भी हो जाए, 0 हो जाए, 100 हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए, इसी को इंडिपेंडेंसी बोलते हैं। कि इनकम लेवल कितनी भी है, इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम जा रही है। इनकम का लेवल कितना भी चला जाए, डिपेंड नहीं है कि 100 रुपए पे ही 100 की है, कितना भी जा सकता है। तो कह रहा है जो इन्वेस्टमेंट का कर्व है, वो कौन से एक्सिस के पैरेलल जा रहा है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। देखना कहीं पे है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये गलत हो गया। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये बिल्कुल सही होगा। क्योंकि ऑटोनोमस बोला है बेटा, इंड्यूस्ड होता तो उसकी अलग बात होती, और ऑटोनोमस मैंने बताया था आपको बिल्कुल सेम रहता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इमेजिनरी इकोनॉमी मेंटेनिंग सीआरआर, सीआरआर कितना बनाना है कम बैंक को? 20%।
विथ प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ 1000। प्राइमरी डिपॉजिट 1000 का जा रहा है। टोटल डेरिवेटिव डिपॉजिट, डेरिवेटिव का मतलब होता है सेकेंडरी डिपॉजिट बेटा, सेकेंडरी को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है टोटल डिपॉजिट प्राइमरी थी 1000 की और डेरिवेटिव डिपॉजिट है, इसके बाद की जो डिपॉजिट होंगी ना उनको डेरिवेटिव बोलते हैं। पहले टोटल देख लो कि कितना आएगा। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एलआरआर। एलआरआर में सीआरआर और एसएलआर दोनों आते हैं। 1 अपॉन 0.2 कितना आ गया, 5 टाइम 1000 का 5 गुना टोटल डिपॉजिट 5000 जाएगा। अब देखो पॉइंट समझना, सीबीएसई कहाँ खेल गया। ये कह रहा है टोटल डेरिवेटिव डिपॉजिट कितनी है। डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, सेकेंडरी। डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, सेकेंडरी। इसके बाद में जितनी भी डिपॉजिट हुई होगी ना 1000 करोड़ की, वो सब सेकेंडरी थी। टोटल 5000 की हुई, 1000 प्राइमरी थी, तो सेकेंडरी कितनी जा रही है बेटा, 4000 करोड़ की। देखना है आंसर। अगर ये मेरे से बोलता टोटल डिपॉजिट कितना है तो मैं 5000 करोड़ देता। अगर इसने डेरिवेटिव का बोला है तो ये कितना आ जाएगा, 4000 करोड़। आई होप यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया। क्वेश्चन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग द रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द इकोनॉमी। देखो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला बताओ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। रेवेन्यू कौन से होते हैं, रिसीट कौन सी होती है, एक तो टैक्स होती है और एक होती है नॉन टैक्स। अब इसमें पॉइंट पढ़ते क्या कह रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन, बेटा ये तो बिल्कुल बिल्कुल कैलकुलेट करने के लिए चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि रेवेन्यू इनकम है। इनकम फ्रॉम फाइन्स एंड पेनल्टीज, ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, इसकी भी जरूरत पड़ती है। इंटरेस्ट पेमेंट, ये भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इन तीनों की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। जो बचा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है आपको ही पता है, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ये कैसे पता चला सर, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग पे जो खर्चा करते हैं बेटा उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और कैपिटल का रेवेन्यू से क्या लेना देना, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा सा है। द बजट इन विच गवर्नमेंट टोटल प्लैंड स्पेंडिंग इज इक्वल टू टोटल प्लैंड रेवेन्यू। बेटा देखो, स्पेंडिंग को बोल दिया एक्सपेंडिचर। जब एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू के इक्वल हो जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट, ठीक है। अगर खर्चे ज्यादा हो रेवेन्यू से, इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। और अगर रेवेन्यू ज्यादा हो किससे, खर्चों से, तो इसको बोल देते हैं बेटा सरप्लस बजट। इसने क्या मांगा है तीनों में से, स्पेंडिंग इज इक्वल। इक्वल जहां पे है उसे कौन सा बजट बोलते हैं, बैलेंस है कहीं पे। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सपोज इन एन इकोनॉमी देयर एग्जिस्ट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ, ये वाला तो हम कर चुके हैं खैर क्वेश्चन, ये भी कर लिया। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ये क्वेश्चन देखो, इन एन केन्सियन इकोनॉमी एनालाइज द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन शॉर्ट रन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज। आपको याद है मैंने आप लोगों को बताया था एडीईएस अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, उसी की बात कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे होगा। जहां पे कह रहा है डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, पहली चीज तो बिल्कुल सही है। दो अप्रोच आएंगी, एडी इज इक्वल टू एएस होना चाहिए, और दूसरा आई इज इक्वल टू एस होना चाहिए। तो सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस होना चाहिए। अगला क्या कह रहा है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू सेविंग। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू सेविंग, तो ये वाला तो पॉइंट ही गलत हो जाएगा। सेकंड गलत, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू नेशनल इनकम। बेटा देखो, y इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, सी प्लस आई। याद है आपको, इक्विलिब्रियम ही तो मांग रहा है। y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये भी सही है। थर्ड क्या कह रहा है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो मतलब फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ तीन पॉइंट सही है इसके अंदर, देखना कहीं पे है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, अच्छा सा क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में आई थिंक इस साल के पेपर में पूछा गया है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ 8 लेन्स दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, उस पर जो खर्चा करा, सिंपल सी बात बताओ कि कौन सा खर्चा है वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और सेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेसवे कैन बी क्लासिफाइड एज डैश एक्सपेंडिचर। कौन सा डैश एक्सपेंडिचर है, कैपिटल। तो कैपिटल का आंसर एक तो ये वाला आ गया और एक ये आ गया। आगे बोल रहा है इट में लीड टू डैश इन द वैल्यू ऑफ असेट। असेट बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, असेट बेटा बढ़ रहे हैं। हाईवे बन के तैयार हो गया, एक और असेट बढ़ गया, तो कौन कौन सा आएगा इसके अंदर, कैपिटल है और असेट की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एपीसी एपीएस कैन बी ग्रेटर देन 1। अब एक बात बताओ बेटा, इनकम आपकी 100 रुपए, खर्चा कह रहा है 0 हो जाए और सेविंग कर ले 120 रुपए की, क्या ऐसी सिचुएशन कभी आ सकती है, क्योंकि 120 अपॉन 100 करोगे तभी तो एपीएस की वैल्यू 1.2 जाएगी। तो ये सिचुएशन तो कभी आ ही नहीं सकती।
कि जितना आप कमा रहे हो उससे ज़्यादा आप सेव कर रहे हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पहली स्टेटमेंट तो यहीं पे खत्म कर देते हैं। अगला, ब्रेक इवन पॉइंट इज़ द लेवल एट व्हिच लेवल ऑफ कंजम्पशन इज़ इक्वल्स टू इनकम। बिल्कुल सही है। वाई क्या होना चाहिए? सेविंग के इक्वल, सेविंग होनी चाहिए 0, वाई इक्वल टू कंजम्पशन सॉरी। देखो सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। एक नया क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर ये आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा है ना, मान के चलो चैप्टर नहीं पढ़ा, ये जनरल क्वेश्चन है जिसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हो और अटेम्प्ट भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब गलत कौन सी है इसमें से। इन केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जितनी हमारी कैपेसिटी है हम उससे कम प्रोड्यूस करें। ठीक है, कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट हम छोड़ देते हैं, पहले मैं आप लोगों को पीछे से स्टार्ट करता हूँ। रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। बेटा एक बात बताओ, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, हमारी कैपेसिटी तो है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को कम यूज कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है, डिमांड मार्केट में है नहीं। डिमांड नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या चल रहा है, रिसोर्सेज का कम यूज हो रहा है। पहला वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट तो है नहीं। अगला देखो, एग्रीगेट सप्लाई इज एग्रीगेट इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अंडर एम्प्लॉयमेंट कब आता है, आप लोगों को डायग्राम याद है ये वाला? ये मैंने एक आपको डायग्राम बताया था, ये होता है एएस तक। और इकोनॉमी ने माना था कि एग्रीगेट डिमांड जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रहेगा तो इतनी डिमांड करेगा, बट एक्चुअल में अंडर एम्प्लॉयमेंट था, लोगों ने एग्रीगेट डिमांड पे इतनी डिमांड करी। तो इक्विलिब्रियम सोचा ये था, हुआ ये कब आया, जब एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे आ गया। पॉइंट क्या कह रहा है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। इस पॉइंट पे भी हो रही है, इस पे भी हो रही है, बट ये वाला जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो अंडर एम्प्लॉयमेंट आएगा। तीसरा कह रहा है एन एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। बेटा एग्जिस्टेंस तो है ही प्रोडक्शन की, डिमांड नहीं आ रही, इसलिए तो लोग क्या बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, अंडर एम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। अगर कैपेसिटी नहीं होती, नौकरी नहीं होती, तब की एक अलग सिचुएशन थी, बट प्रोडक्शन कैपेसिटी है तभी तो लोगों के पास क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन। तो तीसरा भी सही है, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली। बेटा ये वाली बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा ये। बाकी सबको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये आंसर कैसे हो जाएगा, क्या रिसोर्सेज पूरे यूज हो रहे हैं? अभी आपने नीचे सही करके आए हो नॉट फुल्ली यूटिलाइज, अब ऊपर वाला कैसे सही कर दोगे? तो रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज, रिसोर्सेज पूरे यूज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आंसर क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द बजट इन विच गवर्नमेंट टोटल स्पेंडिंग इज इक्वल्स टू, ये वाला मैंने आपको बैलेंस करवा ही दिया है, बड़े सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फीचर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का सबसे करेक्ट फीचर क्या है? इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही है। इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय बैंक एंड गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत है। पब्लिक का पैसा इज मनी सप्लाई। ठीक है, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ये भी गलत है, जब स्टॉक बता दिया तो फ्लो थोड़ी होगा। इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय हाउस होल्ड इनकम, बिल्कुल सही है। तो आपके दो ऑप्शन हो गए, फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ है कहीं पे? फर्स्ट एंड फोर्थ पहला ही है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइमरी डिपॉजिट आर द कैश डिपॉजिट बाय जनरल पब्लिक विद कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट कौन सा होता है, जो सबसे पहले जाके एक बंदे ने 1,000 रुपए जमा करे। सेकेंडरी डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट विच अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय द कॉमर्शियल बैंक टू द पीपल, बिल्कुल सही बात। सेकेंडरी डिपॉजिट कौन सी होती है बेटा, देखो ये तो मैंने जमा कर दी, अब इसमें से कुछ पैसा रख लेगा बैंक, 900 का लोन दे दिया। ये जो 900 का लोन दिया, ये मैं वापस जाके बैंक में जमा करूंगा, क्यों? क्योंकि बैंक कभी कैश में पैसा नहीं देता, या तो चेक देगा या अकाउंट में देगा। अगर चेक देगा तो मेरे को चेक डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर से बैंक के पास पैसा आ गया। तो ये जो दूसरी बार डिपॉजिट होता है ना, ये कैसे डिपॉजिट हुआ, जब बैंक ने लोन दिया, इसी को तो सेकेंडरी बोलते हैं। दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कहीं पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू, ये रहा सी पॉइंट। क्लियर है? द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस किसे बोलते हैं बेटा? एनएनपीएफसी, या चलो देखते हैं, एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। देखो नेशनल इनकम की तो बात है, पर किसका चल रहा है, फर्क चल रहा है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। एमपी और एफसी में किसका डिफरेंस होता है, जल्दी से याद करो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स है कहीं पे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सिंपल सा आंसर। द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरोज फ्रॉम आरबीआई ऑफ इंडिया टू मीट देयर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। कई बार मैंने दो दो चैप्टर में बैंकिंग में भी करवाया है, ईडीएस में भी। जिस रेट पे मैं लेने के लिए गया और जिस रेट पे बैंक आरबीआई से लेने के लिए गया, इन दोनों के बीच में जिस रेट पे डील होती है उसे बैंक रेट बोलते हैं या फिर रेपो बोलते हैं। अगर शॉर्ट टर्म की बात है तो रेपो चलेगा, और लॉन्ग टर्म की बात है तो बैंक रेट चलेगा। देखना कहीं पे बैंक रेट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोला है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया होता ना, तो ये दोनों सही होते। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट की तरफ बढ़े, दो तीन क्वेश्चन और रह गए। क्वेश्चन देखो क्या रहा है, बोरिंग बाय नेशन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक।
फाइनेंस बीओपी डेफिसिट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। देखो मैंने बोरोइंग करी, आपको मैंने बताया था ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे टैक्स और लायबिलिटीज पे गवर्नमेंट के फर्क पड़ रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट में आती है। बोरोइंग लेना लायबिलिटी को बढ़ा है, तो ऑब्वियस बात है कैपिटल अकाउंट में आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑन कंडीशन ऑफ बीओपी, बिल्कुल सही बात है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? वो ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट कमाने के पर्पज से की गई है। अब प्रॉफिट कमाने के पर्पज से जो ट्रांजैक्शन की है, उन ट्रांजैक्शन को क्या कोई रोकने वाला है? भाई कितना भी एक्सपोर्ट करो, कितना भी इंपोर्ट करो, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो दीज आर इंडिपेंडेंट ऑन अकाउंट ऑफ बीओपी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं। देखो कौन सा ऑप्शन जा रहा है आप लोगों का, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लो भैया बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया। द सेंट्रल बैंक हैज इम्पोज्ड फाइन ऑन हिसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड फॉर द वायलेशन ऑफ बैंकिंग नॉर्म्स। अकॉर्डिंग टू द गिवन रिपोर्ट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। कौन सा फंक्शन है? इशू ऑफ करेंसी। क्या हो रहा है? कॉमर्शियल बैंक बात नहीं मान रहे। बैंकर टू द पब्लिक, पब्लिक है कोई कॉमर्शियल बैंक। बैंकर टू द गवर्नमेंट, नहीं, बैंकर टू द बैंक। कौन सा रूल फॉलो नहीं कर रहा? बैंकर्स टू द बैंक का। बैंक ने भी तो बता रखा है, बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई कहता है जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। इन दोनों बैंकों ने बात नहीं मानी, फाइन लगा दिया। किस फंक्शन के अंदर जाएगा? वो आरबीआई का फंक्शन होगा, बैंकर्स टू द बैंक। ठीक है, ये मैंने बड़े अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है आप लोगों के चैप्टर के अंदर। चलो जी, एक लास्ट क्वेश्चन का आज का। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ऑफ बीओपी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेटा देखो करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आते हैं। सबसे पहले देखो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल मतलब सिंगल साइडेड। ठीक है, क्या नहीं आते? अगर आपने कोई भी असेट परचेज किया या कोई भी लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब बोरोइंग ले ली या पे कर दी, तो पहला कह रहा है कि इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट भी बात करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पैसा आएगा, ऑब्वियस बात है कौन सी साइड में जाएगा? क्रेडिट। दो साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। पैसा आएगा तो हमारा क्रेडिट साइड में, पैसा जाएगा तो डेबिट साइड में। तो कह रहा है क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा आएगा, तो पहला ऑप्शन सही है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, बिल्कुल सही है। ऑल ट्रांसफर पेमेंट आर रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम। पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है बेटा डेबिट में ही तो जाएगा। तो ठीक है, तीसरा भी सही है। ऑल ट्रांसफर रिसीट आर रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम। पैसा रिसीट, रिसीट मतलब पैसा आ रहा है। ध्यान से फोकस करो यहाँ पे। पैसा आ रहा है, आ रहा है तो क्रेडिट में जाना चाहिए, पर ये यहाँ पे कह रहा है डेबिट में। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो गई यहाँ पे? चौथी वाली। बाकी सारे के सारे आपके गलत हो गए, तो इनको मैं मिटा देता हूँ। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। बेटा बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट ये आप लोगों के क्लियर तभी हो पाएंगे जब आप लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ना एक बार करोगे। ठीक है, इसी के साथ अब मैं लेके आने वाला हूँ 50 मार्क्स सीरीज, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, अच्छे से पढ़ के चले जाओगे आप लोग, अच्छे से कवर करके चले जाओगे। ठीक है, तो इसको सारी वीडियोस को कवर करो। एक साथ भी देखोगे ना बेटा, दो दो एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे के गैप में भी, अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, देखो पढ़ लिया तो अपनी रीडिंग करनी शुरू करो, राइटिंग करनी शुरू करो। नहीं पढ़ा तो एक बार देख के और उससे फटाफट अपने नोट बना लो, जल्दी से तैयार हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? पूरा का पूरा कोर्स कवर करो, साथ में आने वाले हैं बहुत सारी नई नई चीजों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।